प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण काल। आज के इस एपिसोड में देखेंगे उस समय के जनजीवन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, भारत के किन किन भागों में फैला हुआ था, वे किस तरह की संस्कृतियों से थे, कैसे उनके अस्त्र शस्त्र बनते थे और वे कहाँ कैसे उसका उपयोग करते थे। आज उसमें आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, यह पूरे भारत में संस्कृति फैली हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र हो, उत्तरी क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र हो, पूर्वी क्षेत्र हो या दक्षिणी हो, हर जगह से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं और हमें वहाँ की संस्कृतियों के बारे में जानकारी होती है। यहाँ फिर से एक बार ध्यान रखना है कि ये संस्कृति हर जगह पर अलग अलग समय में प्रारंभ होती है, अलग अलग समय में समाप्त होती है। यह अवश्य है कि इन संस्कृतियों में एक साम्यता है, उनके अस्त्र शस्त्रों में एक साम्यता सा है, उनके जीवन शैली में। अब हम जीवन शैली की कुछ बात करते हैं, कैसे रहते थे। सबसे पहले बात तो हमें समझना चाहिए, पूर्व पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण कालीन जो जनजीवन है थोड़ा आसान हुआ। पहले जो हम बहुत बड़े पत्थरों का उपयोग कर करके और उनसे औजार हथियार निर्माण करके अपना काम चलाते थे, अब हमारे पास छोटे उपकरण भी आ गए, बड़े पहले से थे। इस समय जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। उस समय के हिसाब से पूरे भारत में जनसंख्या फैल जाती है, जितनी पूर्व पाषाण काल में नहीं रही। अब इन पुरा स्थलों को देखने के लिए, हमें समझने के लिए कुछ आधार निश्चित करने होंगे। एक तो ऐसे पुरा स्थल हैं जो मध्य पाषाण कालीन तो हैं, लेकिन वे प्रारंभिक काल से संबंध रखते हैं। यानी इसमें भी हम स्तरीकरण कर सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में भी कहाँ प्रारंभिक जीवन शुरुआत होती है, कहाँ बाद के जीवन की शुरुआत हो रही है। इसे हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेषों के ठीक ऊपर मध्य पाषाण उपगीन उपकरण प्राप्त होते हैं। इन्हें हम देख करके ही समझ सकते हैं कि ये मध्य पाषाण युगीन उपकरण हैं जो उस उच्च पुरा पाषाण कालीन जीवन से संबद्ध लोगों के पास है। ये वे स्थल मध्य युग के प्रारंभिक अवस्था के माने जा सकते हैं और यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त होते हैं, ज़्यादातर अधिकांश मात्रा में अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं।
अजामतीय मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ल्यूनेट या चंद्राकार, इस तरह की जो उपकरण होते हैं उनको हम ज्यामितीय कहते हैं। इनको बनाने में, समझने में, करने में थोड़ा सा मेहनत होती है, शायद अभी उतना नहीं सीख पाए थे, इसलिए ये लोग प्रारंभिक अवस्था में थे मध्य पाषाण काल के। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं बंगाल के बर्धमान ज़िले में वीरभानपुर से इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरे उस तरह के भी पुरा स्थल हैं जहाँ पर छोटे ज्यामितिक उपकरण प्राप्त होते हैं। यह पुरा स्थल मध्यकाल के विकसित अवस्था के पुरा स्थल कहे जा सकते हैं, क्योंकि यही तो इनकी पहचान है। ज्यामितिक लघु पाषाण उपकरण इनकी पहचान है। जहाँ से यह मिलते हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि विकसित अवस्था है। जैसे अपने राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के बागोर स्थान से मिला है, बागोर। इसी तरह से मध्य प्रदेश में है रायसेन ज़िले में भीमबेटका। तो इन स्थानों से विकसित अवस्था के पाषाण उपकरण मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी हम देख सकते हैं ऐसे पुरास्थल जहाँ से कि ज्यामितिक उपकरणों के साथ साथ मिट्टी के पात्रों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें मृद पात्रावशेष कहते हैं। इन्हीं मिट्टी के पात्रों के अवशेष मिले हैं। ये इस काल के आखिरी चरण के हैं, ऐसा माना जाता है। स्वाभाविक भी है कि अब तक टेक्नोलॉजी और अधिक बढ़ गई थी, तकनीक इनको अधिक सीख में आ गई थी। जैसे भोपाल के होशंगाबाद के आदमगढ़ का हम नाम ले सकते हैं, गुजरात के मेहसाणा ज़िले के लंघनाज की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र के जलगांव के पाटने की बात कह सकते हैं। इन सभी स्थलों से इस तरह के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास कैटेगरी वाइज 3 कैटेगरी मिल गई मध्य पाषाण काल की। एक वह जो पूर्व पाषाण काल से जुड़ा हुआ उच्च पुरा पाषाण काल से टच में है, दूसरा जो विकसित अवस्था में है, और तीसरा जो विकसित ही नहीं है बल्कि बहुत विकसित है, और वहाँ से अब हमें मृत पात्र भी मिलने लगते हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिलने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इस काल के बारे में कि उनके आवास कैसे रहे होंगे, कहाँ वे रहते रहे होंगे, कैसे रहते होंगे। इस समय का मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से निवास कर रहा था। स्वाभाविक सी बात है, यह शब्द हम हमेशा प्रयोग कर सकते हैं आज के दिन में भी कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग ढंग से निवास करते हैं। प्रकृति के अनुसार भी, आर्थिक संसाधनों के अनुसार भी वे अपने आवास बनाते हैं और उसके हिसाब से निवास करते हैं। आवास से संबंधित जो पुराना प्रमाण हमें मिलता है, प्राचीन अवशेष मिलते हैं, वे मुख्य रूप से बेलन घाटी में चोपनी मांडो, फिर से नाम सुने, चोपनी मांडो, ये बेलन घाटी में स्थान है चोपनी मांडो,
वहाँ से सबसे पुराने आवास के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ झोपड़ियों के संकेत मिलते हैं और स्तंभगर्त भी दिखाई पड़ते हैं। अब आप समझ सकते होंगे स्तंभगर्त क्या है। स्तंभगर्त है, स्तंभ कभी हमने एक मिट्टी में लकड़ी के हमने स्तंभ बनाए, खंभे गाड़े या लकड़ी गाड़ा। धीरे धीरे क्या होता है कि वो स्तंभ सड़ गल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अवशेष हमारे पास मिट्टी में सांचे के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह के सांचे मिले, झोपड़ी के स्तंभगर्त के अवशेष मिले हैं। स्वाभाविक रूप से जैसे लकड़ी होती है उसी तरह से गोलाकार के। और उन स्तंभगर्तों के आसपास जो फर्श बनाया गया, जो मिट्टी है, वो चबूतरा है, वो दिखाई पड़ता है। उसे पत्थरों से कूट कूट कर बनाया गया। इस तरह के उपकरणों में, इस तरह के स्थल पहचान में आए। भीलवाड़ा के जो बागोर स्थान है राजस्थान के, यहाँ से भी इस तरह से घास फूस के द्वारा निर्मित किया गया गोलाकार संरचनाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके फर्श नदी तल से प्राप्त विभिन्न आकार प्रकार के पत्थरों से तैयार किए गए। तो इनके आवास आप समझ सकते हैं कि लकड़ी गाड़ा, लकड़ी के ऊपर झोपड़ी बनाई, घास फूस की झोपड़ी बनाई और नीचे फर्श को तरह तरह के पत्थरों को कूट करके समतल कर दिया, जिससे सोने में आसानी हो, लेटने में आसानी हो। इस तरह के आवास दिखाई पड़ जाते हैं। अब हम इस संस्कृति के अगले चरण में चलते हैं। यह देखने की कोशिश करते हैं कि इस काल के बर्तन कैसे थे, मृदभांड कैसे थे, यहाँ के लोगों के बनाने का ढंग कैसा था मृदभांड। इस तरह के अनेक छोटे छोटे मृदभांडों के टुकड़े मिलते हैं जो बताते हैं कि उस काल में लोग मृदभांड का उपयोग अच्छे से करना जान गए थे। जैसे बागोर, बघई खोर, चोपनी मांडो, मोहराना पहाड़, नागार्जुन कोंड। इस तरह के अनेक पुरा स्थल हैं जहाँ से मृदभांड मिलते हैं। फिर से नाम जान लें: बागोर, बघई खोर, चोपनी मांडो, मोरहाना पहाड़, नागार्जुन कोंड। यह सब रेतीली मिट्टी से बनाए गए हैं जो मृदभांड हैं, और इन्हें हाथ से तैयार किया गया। अभी ये चाक पर बर्तन बनाना नहीं जानते थे, और जो बर्तन बनाए गए उनमें सबसे उपयोग के इनके लिए कटोरे नज़र आते हैं। कटोरों को बनाया और लाल रंग या कभी कभी सफ़ेद रंग से उस पर चित्रण भी कर दिया। तो बागोर और लांग नांज, बागोर लांग राज से जो बर्तन मिले हैं उन पर हड्डी की छाप भी दिखाई देती है। तो इस तरह के बर्तनों का ये प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अब हम इनके बारे में आगे देखने की कोशिश करते हैं। आभूषणों के बारे में, यह सौंदर्य अनुभूति का एक उदाहरण होता है, एक प्रमाण होता है। जब हम अपने आप को सजाने लगते हैं, अपने देह को सजाने लगते हैं, तो यह एक सौंदर्य की अनुभूति है। देख के हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। तो यह दिखाई देता है कि इस समय लोग इस तरह के अलंकरण करने में रुचि लेने लगे थे,
और तरह तरह के आभूषण बनाने लगे थे और उन आभूषणों का प्रयोग करने लगे थे। जैसे हार बना लिया, अंगूठी बनाए, मनके बनाए, कुंडल बनाए, इस तरह के चीज़ें दिखाई देती है। अब हम इससे एक चीज़ जान सकते हैं कि इनका सौंदर्य का दृष्टिकोण क्या है। जैसे हार कहाँ का गहना है, हम जानते हैं गले का, अपने गले को सौंदर्य कर रहे हैं, सुंदरीकरण कर रहे हैं। अंगूठी हाथ में, अंगुलियों में, मड़के जो माला बनाएंगे, कुंडल कानों में। तो इस तरह से हम समझते हैं अपने अंगों को सजाने संवारने का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ हो जाता है अच्छे ढंग से। बागोर और आदमगढ़ के अलावा गंगा घाटी से भी बहुत से उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ से आभूषणों का प्रयोग लोगों ने किया। बहुमूल्य पत्थर और हड्डियों से निर्मित मनके बागोर से भी मिलते हैं, महदहा से भी प्राप्त होते हैं। महदहा बागोर में एक कंकाल के सिर के पास कुंडल प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर कुंडल प्राप्त होने का मतलब है कि वह और अधिक रुचि करने लगा अपने कानों को सजाने में और तरह तरह के आभूषण बना करके पहनना प्रारंभ कर देता है। तो यह मध्य पाषाण काल की विशेषता अपने आप में सौंदर्यीकरण की तरफ विशेष ध्यान देती है। आज इसमें इतना ही, आगे अगले एपिसोड में फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।